नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स सर्वे के 7वीं अध्याय पे चर्चा करेंगे। यह हमारा इकोनॉमिक्स सर्वे 2024-25 है जी, जिसके हम 7वीं अध्याय कृषि एवं संबंध सेवाओं पे चर्चा करने वाले हैं। कृषि एवं संबंध सेवाओं दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से दोस्तों एडीओ में खास करके और पीएससी में भी हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो कृषि एवं संबंध सेवाओं का तात्पर्य क्या है, पहले मैं कंसेप्ट बिल्ड कर दूं। इसके बाद दोस्तों मैं इन तथ्यों पर बात करूंगा। तथ्यों पर बात करने से पहले मैं कुछ आप लोगों का कंसेप्ट है, सोच है, उसको चेंज कर देता हूं। ठीक ना, चलिए चलिए कृषि एवं संबंध सेवाओं में क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या क्या आता है। कृषि एवं संबंध सेवाएं, सेवाएं लिखा हुआ है, संबंध क्षेत्र नहीं लिखा हुआ है, कृषि एवं संबंध सेवाएं लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या आता है, तो कृषि आता है स्वयं, कृषि का विपणन होगा, मार्केटिंग होगा, कैसे कृषि का विपणन किया जाएगा, मार्केटिंग किया जाएगा, इसके बारे में भी इसमें डेटा मिलेगा, उसको भी पढ़ना है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के बारे में पढ़ना है, तो उद्यानिकी हो गया, वानिकी हो गया, ये सब के बारे में इसमें डेटा पढ़ने को मिलेगा। जल संसाधन के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें सिंचाई विचाई सब आ जाएगा। पशुपालन के में भी पढ़ना पड़ेगा और मछली पालन, मत्स्य पालन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। कृषि में दोस्तों हम क्या क्या बात करेंगे, तो फसल की बात करेंगे। फसल उत्पादन क्या हुआ, फसल में किस फसल का ज्यादा उत्पादन हुआ है, धान का, मक्का का, तिवरा का, बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक ना दोस्तों, हम इसमें पशुपालन की बात करेंगे, पशु पालन की बात करेंगे, मछली पालन की बात करेंगे, मछली पालन की बात करेंगे, क्योंकि पशुपालन, मछली पालन, लाख, ये सब के सब दोस्तों आपके कृषि के पार्ट हैं। ये सबको कृषि का स्टेटस मिला हुआ है। पशुपालन भी कृषि में आता है, मछली पालन, लाख उत्पादन, ये सब कृषि में ही आता है, कृषि क्षेत्र के पार्ट हैं। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में इसमें वानिकी के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में क्या क्या अंतर होता है। जैसे मैं एक तरफ लिखा प्राथमिक, जैसे प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में अंतर क्या होता है। जैसे मैं लिखा प्राथमिक क्षेत्र, हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपको क्या आता है दोस्तों, तो कृषि आता है। कृषि मतलब फसल। क्या आता है दोस्तों, इसमें पशुपालन आता है, पशुपालन आता है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों मछली पालन आता है, मछली पालन आता है जी, मछली पालन आता है। ठीक है ना। आप इसी में वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वानिकी फॉरेस्ट, वन्यजीव, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपका लाख उत्पादन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, उत्पादन। और दोस्तों आपका खनन माइनिंग जी, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन देखिए ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो हमारे पर्यावरण से संबंधित है, अर्थात कृषि से संबंधित है। देखिए कृषि, पशुपालन भी कृषि है, मछली पालन भी कृषि है, लाख उत्पादन भी कृषि है। तो ज्यादातर इसके क्षेत्र, इसके सेक्टर कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना, इसमें अंतर में क्या बताना चाहता हूं। यदि प्राथमिक क्षेत्र बोले तो खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, प्राथमिक क्षेत्र बोले तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन शामिल होता है। यदि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों ये बाकी सब क्षेत्र शामिल होगा, खनन क्षेत्र शामिल नहीं होता है, खनन को शामिल नहीं किया जाता है। खनन को दोस्तों यदि प्राथमिक क्षेत्र लिख के आए तो खनन उसमें शामिल होगा, यदि कृषि क्षेत्र लिख के आता है तो खनन उसमें शामिल नहीं होता है, खनन को उद्योग क्षेत्र में शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में खनन शामिल नहीं होता, उद्योग क्षेत्र में खनन शामिल होता है। तो अंतर बस इतना है, यदि प्राथमिक क्षेत्र शब्द लिख के पूछे तो खनन इसमें शामिल है,
चूंकि प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी ज्यादा क्षेत्र हैं वो सब कृषि से संबंधित हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कह दिया जाता है और इस कृषि क्षेत्र में खनन को शामिल नहीं करते हैं। बस यही कंसेप्ट है, ठीक ना। कई लोग रटाते होंगे इसको, मैं कंसेप्ट से बता रहा हूं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहा जाता है और कृषि क्षेत्र में खनन को क्यों शामिल नहीं करते, क्योंकि उद्योग से संबंधित है ये, ठीक ना। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम आंकड़े में सबसे पहले हम कृषि पे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले कृषि से ही पढ़ेंगे, उसके बाद कृषि विपणन को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु निकल कर आएंगे जी। देखिए फसल क्षेत्र का राज्य, अब फसल में क्या क्या, फसल केवल धान ही को नहीं समझना है, फसल में धान भी शामिल होता है, मक्का भी शामिल होता है, अरहर भी शामिल होता है, दलहन भी शामिल होता है मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं भी शामिल होता है, लाख भी शामिल होता है। सब फसल में आते हैं, सब फसल में आते हैं, गेहूं मक्का ये सब फसल में आते हैं। तो फसल में केवल धान को ही केंद्रित नहीं करना है, फसल में बहुत सारे आते हैं, मक्का सब चीज फसल में आएंगे। तो फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब राज्य के जीडीपी में फसल क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव पर, मतलब 2011 के मूल्य में भागीदारी कितना है 2024-25 में, तो 29,72,460 लाख, 29,72,460 लाख रुपए कहां से कमाता है सरकार, मतलब हमारे जीएसडीपी में किसका योगदान है, तो फसल का योगदान हमारे छत्तीसगढ़ के जीडीपी में 29,72,460 लाख रुपए अनुमानित है, ठीक। ये याद होना चाहिए, खास करके एडीओ में, पीएससी से यहां से नहीं पूछा जाएगा, एडीओ में पूछ सकता है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो आपको पता है दोस्तों फसल बीमा योजना चल रहा है हमारे भारत में, चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। कब से, तो 2016 से फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। तो इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2023-24 में खरीफ में 14,82,359 कृषकों का बीमा कराया गया था। तो कितने किसानों का बीमा कराया गया है 2023-24 में, तो 2023-24 में 14,82,359 किसानों का बीमा कराया गया है फसल बीमा योजना के तहत, ठीक ना। ये भी डेटा यहां तक क्लियर हो गया होगा। राज्य में अब तक 3,872 कृषि सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। तो राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 3,872 कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किया जा चुका है। अब कृषि यंत्र सेवा केंद्र में क्या होता है, तो कृषि यंत्र सेवा केंद्र में दोस्तों ट्रैक्टर होते हैं, थ्रेसर होते हैं, हार्वेस्टर होते हैं। यहां से जाके आप किराए में ले सकते हैं, थ्रेसर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, जो भी चाहिए दोस्तों यहां से जाके आप किराए में ले सकते हैं। जो कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं उन उपकरण को जाकर आप किराए में ला सकते हैं। कहां से, तो कृषि यंत्र सेवा केंद्र से। यहाँ किसानों के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है, किसानों को सेवा दिया जाता है यंत्र के माध्यम में, ठीक ना। चलिए राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां हैं जी। आपसे पूछेगा चलिए बताइए छत्तीसगढ़ में कितने कृषि उपज मंडियां हैं, तो 69 याद रखना है, 69 और 121 उप मंडियां हैं। पहले 112 हुआ करता था जो बढ़कर 121 हो गया है, तो 121 उप मंडियां कार्यरत है। तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कितने कृषि उपज मंडी हैं, तो 69 कृषि उपज मंडी हैं और 121 ऊपर चंदा चढ़ाते हैं ना, तो 121 कृषि उपज उप मंडियां हैं जी, ठीक ना। चलिए आते हैं अगले डेटा पे। देखिए अगला डेटा क्या कहता है, राज्य के गठन के समय प्रदेश में निर्मित, अब राज्य का गठन के समय प्रदेश में निर्मित बोल रहा है, मतलब कब की बात हो रही है, तो 1 नवंबर 2000 की बात हो रही है। 1 नवंबर सन 2000 हमारा राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। उस समय जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था उस समय राज्य में 3 वृहद सिंचाई परियोजना थी जी। छत्तीसगढ़ में 3 वृहद सिंचाई परियोजना हुआ करता था।
छत्तीसगढ़ गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में 3 वृहद सिंचाई परियोजना और 29 मध्यम सिंचाई परियोजना, 3 वृहद सिंचाई परियोजना, 29 मध्यम सिंचाई परियोजना और 1945 लघु सिंचाई परियोजनाओं से 1945 लघु सिंचाई परियोजनाओं से 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी। तो पहले दोस्तों कितना भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित थी? तो 13.28 लाख याद रखना है, लाख हेक्टेयर, मतलब ये 13.28 लाख हेक्टेयर भूमि है। इसमें क्या दोस्तों सिंचाई क्षमता से इतने क्षेत्र में सिंचाई हो पाता था हमारे छत्तीसगढ़ में, इतने हेक्टेयर भूमि पर, इतने 13.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता उपलब्ध था। किसके किसके माध्यम से? तो वृहद सिंचाई परियोजना के माध्यम से, मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से, लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से इतना भूमि में सिंचाई परियोजना मतलब सिंचाई क्षमता वृद्धि क्षमता था, जो बढ़कर दोस्तों मार्च 2024 की स्थिति में, मार्च 2024 तक, मतलब मार्च 2024 तक 21.76 लाख हेक्टेयर हो गया है। अब ये बढ़कर दोस्तों सिंचाई क्षमता बढ़कर 21.76 लाख हेक्टेयर हो गया है, लाख हेक्टेयर हो गया है, हो गई है, ठीक ना, इतना लाख हेक्टेयर हो गई है, ठीक ना। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई वृद्धि हुई है। अब यहां से यहां जब जाएंगे तो कितना का वृद्धि होगा? तो 8.48 लाख हेक्टेयर की क्या हुआ है जी? वृद्धि। तो कुल 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो 39.27% हो गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई प्रतिशत कितना है जी? हमारे छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो 39.27%, 39.27% सिंचाई का प्रतिशत है। आपको नहीं भूलना है, 39.27% सिंचाई का प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। तो ये डेटा को आपको नहीं भूलना है, ठीक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पशुधन क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, मतलब पशुधन, मुर्गी पालन, जितना भी पशुपालन होता है, बकरी भेड़ ये सब, तो पशुधन क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में भागीदारी वर्ष 2024-25 में 5,42,332 लाख रुपए है। तो 5,42,332 लाख रुपए पशुपालन से इसका छत्तीसगढ़ के जीडीपी में योगदान है जी, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2.032 लाख हेक्टेयर, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। इतना जल क्षेत्र उपलब्ध है, मतलब इतने सारे तालाब में, नहर के माध्यम से, तालाब के माध्यम से और किसी भी माध्यम से दोस्तों इतना जल उपलब्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, जल क्षेत्र है। तो इतने जल क्षेत्र में दोस्तों 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है, ठीक ना। अर्थात विकसित किया जा चुका है, अर्थात कुल जल क्षेत्र का मतलब 2.032 लाख हेक्टेयर कुल जल क्षेत्र है, उसमें से 97.24% पे मछली पालन किया जाता है। तो हमारे यहाँ मान लो 100% जल उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ में 100% जल उपलब्ध है, ये 100% जल उपलब्ध है, इसमें से दोस्तों 97.24% पे ना मछली पालन किया जाता है जी। मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, डेवलप किया जा चुका है। मान लो छत्तीसगढ़ में 100% जल उपलब्ध है, उसमें 97% मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है, ठीक। ये दोनों डेटा को याद रखना है और इसको याद रखना है, इसको, ठीक ना। चलिए अब आते हैं कृषि पे। कृषि पे बात करते हैं, कृषि पे बात करते हैं, क्या कहता है कृषि, ठीक ना, समझ लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 70% जनसंख्या
का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है जी। अब हमारे छत्तीसगढ़, पहले 80% आंसर लिया जाता था, अब हमारे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार, 2,55,00,000 है ना, जो भी आप डेटा माने। उनमें से ना 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर, इसका जीवन यापन ना कृषि पर निर्भर है। 70% जनसंख्या का जीवन यापन दोस्तों कृषि पर निर्भर है। पहले 80% आंसर लिया जाता था, अब वो घटकर 70% हो गया है। मतलब धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का कृषि पे निर्भरता कम होते जा रहा है। ठीक, मतलब हम विकास के राह में अग्रसर हैं। ठीक ना, ठीक। प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवारों में से हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लाख कृषक परिवार हैं जी? तो 40.10 लाख, 40,10,000 कृषक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में। इन कृषक परिवारों में से 80% दोस्तों लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। मतलब उसके बाद छोटे जोत के आकार के खेत हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक पाए जाते हैं, लगभग 80%। पहले 82% हुआ करता था, अब दोस्तों ये घटकर 80% हो गया है। 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सभी सिंचाई स्रोतों से, तालाब से, नहरों से, नलकूपों से, कुओं से, सिंचाई के स्रोत हैं। कुआं, नहर, तालाब, नलकूप, ये सब सिंचाई के स्रोत हैं। तो इन स्रोतों से, सिंचाई स्रोतों से लगभग 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का ये 100% हिस्सा है, ये इसमें सिर्फ ना 35% हिस्सा में ना सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ 35% हिस्सा में सिंचाई की जो फैसिलिटी है, सुविधा है, उपलब्ध है। बाकी 55% क्षेत्र में नहीं है। वो मौसम पे आधारित है, वर्षा पे आधारित है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों के एवं नहरों के माध्यम से सिंचित है। तो जलाशय हो गया या नहर हो गया, सबसे ज्यादा किसमें सिंचाई किया जाता है? तो नहरों के माध्यम से, जलाशय के माध्यम से। लगभग 52% नहर और जलाशय के माध्यम से सिंचाई किया जाता है जी। ठीक, एवं 29% नलकूप से सिंचाई किया जाता है। बोरिंग नलकूप से कितना परसेंट सिंचाई किया जाता है? तो 29% नलकूप से जी, टेढ़ा मेढ़ा से नहीं बोल रहा हूं मैं, बोरिंग से ना सिंचाई किया जाता है। सबसे ज्यादा सिंचाई नहर से या कोई जलाशय से। कितना परसेंट? 52% सिंचाई किया जाता है, मतलब खेतों में पानी पहुंचाया जाता है नहर से, जलाशय से। 29% बोरिंग से, नलकूप से सिंचाई किया जाता है। ठीक, अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है, मतलब 55%। देखिए 35% सिंचाई के माध्यम से, 55% दोस्तों मौसमी आधारित है, वर्षा पे डिपेंडेंट है। मतलब 55% भूमि टुक टुक वर्षा को देखते रहते हैं, कब वर्षा आए तो हम खेती करें। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो 55% कास्त भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, अब 35% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ दूसरी फसल ली जा सकती है। अब 55% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वर्षा आधारित है, तो वहां क्या दूसरी फसल ली जाएगी? क्या? तो नहीं ली जाएगी। ठीक ना? राज्य निर्माण के समय इस प्रदेश में आवश्यक संरचनाएं तथा बीज प्रक्रिया केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य एवं गोदाम आदि का अभाव था। ठीक, अभाव था। इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता अन्य विकसित राज्य की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के
कृषि योजनाओं कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, अब खरीफ फसल में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख फसल उत्पादन टन में, मीट्रिक टन में याद रखना है। तो सबसे ज्यादा फसल उत्पादन खरीफ में, देखो खरीफ में बात करूं, खरीफ में दोस्तों सबसे ज्यादा चावल धान का उत्पादन होता है जी। सबसे ज्यादा धान का 2024 में कितना मीट्रिक टन अब अनुपूर्ति हुई थी, इतना मीट्रिक टन, इसको याद नहीं करना है। वृद्धि मीट्रिक टन में कितना प्रतिशत वृद्धि, 10% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज्यादा धान, इसको ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे कम पूछा जाता है, ये वाले आंकड़ा को नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा धान का उत्पादन हुआ है खरीफ वर्ष में। उसके बाद दूसरे नंबर पे मक्का, उसके बाद अरहर, उसके बाद मूंग, उसके बाद उड़द, उसके बाद मूंगफली, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद रामतिल और लास्ट में अन्य, ठीक ना जी। लास्ट में क्या है, अन्य। तो सबसे ज्यादा धान को याद रखना है, फिर मक्का, फिर अरहर, फिर मूंग, फिर उड़द, फिर मूंगफली, फिर सोयाबीन, रामतिल। वही मैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की बात करूं, रबी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा में ही क्या आ जाएगा, धान ही आ जाएगा। दोनों में धान ही है, ठीक है। धान है, फिर मक्का है, गेहूं है, चना है, मटर है, तिवड़ा है, राई सरसों है, अलसी है, फिर अन्य है, ठीक ना। ठीक, ये डेटा को आपको याद रखना है, ठीक जी। तो क्रम से याद रखना है ना, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका है, ठीक ना। देखिए, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार क्या है, समझते हैं इसके बारे में। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई है। शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई है जी, शाकंभरी योजना आप पढ़े होंगे। तो शाकंभरी योजना के तहत सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु लघु सीमांत कृषकों के लिए एवं सिंचाई संसाधन विकसित करने के, जो सिंचाई के साधन है उसको विकसित करने, समस्त कृषक के लिए नलकूप खनन तथा पंप प्रतिस्थापन हेतु किसान समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। दो प्रकार की योजना, एक शाकंभरी योजना और दूसरा किसान समृद्धि योजना का प्रारंभ की गई है। तथा लघुत्तम सिंचाई तालाब के योजना अंतर्गत, लघुत्तम सिंचाई तालाब के योजना के अंतर्गत शासकीय भूमि में 100% मतलब 100% शासकीय व्यय पर, शासकीय भूमि में 100% शासकीय व्यय मतलब किसी और का योगदान नहीं, सरकार के द्वारा 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किए जाते हैं। 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किए जाते हैं। 100% योगदान, 100% खर्च कौन करता है, तो सरकार करता है, ठीक। चलिए, तो किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 136 संख्या है बनाए गए हैं सिंचाई के, ठीक। कितने सिंचाई क्षमता पे, 100 हेक्टेयर भूमि पर, ठीक ना। 2024-25 में 136 याद रखना है, ठीक ना। 2024-25 मतलब इसका 2024-25 में पूर्ति लक्ष्य इतना था, ये पूर्ति है, इतना बनाए गए हैं, लक्ष्य याद नहीं रख रहे। 100 क्षमता। लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना के तहत 70 निर्माणाधीन है और 11 अपूर्ण है जी। 70 निर्माणाधीन है, 70 तालाब निर्माणाधीन है और 11 अपूर्ण है। क्षमता क्या होगा, तो 24-50। शाकंभरी योजना के तहत दोस्तों कूप मतलब कुएं, कितना लक्ष्य है, तो 70 लक्ष्य बस याद रखना है सिंचाई क्षमता। अब पंप तो ऐसी ही है, डेटा दिया नहीं है, 2023-24 का डेटा दिया, तो इसको याद रख लेना है बस, ठीक। आर्थिक संख्या की आंकड़े से इसको याद नहीं करना है, ये आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, हाँ इसको पूछा जाता है जी। आर्थिक सांख्यिकी से संबंधित
योगदान कितना है किसका, फसल क्षेत्र का, फसल का योगदान पूछा जा रहा है, फसल का दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के जीडीपी में योगदान क्या है। तो रुपए में बात करेगा 2024-25 में तो इतना 29,72,460। यदि वृद्धि प्रतिशत में पूछे तो 4.27% की वृद्धि हुआ है। यदि योगदान को प्रतिशत में पूछे तो 9.67% योगदान हुआ है। ठीक, ये तीनों डेटा को याद रखना है, इसको डायग्राम के रूप में दिया हुआ है, इसको याद नहीं करना है। ठीक, अब आधार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण। ठीक है, तो क्या है कुछ खास देखते हैं। प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण 500 से लेकर 5,000 तक का अनुदान देने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे वाला ये वाला इंपॉर्टेंट है जी। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना ये इंपॉर्टेंट है। अब राज्य में हमको जैविक खेती को दोस्तों बढ़ावा देना है जी राज्य में। ठीक ना, कैसे बढ़ावा देंगे, चलिए बढ़ावा देते हैं। उद्देश्य क्या है, तो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से खेतों की मिट्टी सख्त एवं मृदा उत्पादकता में कमी, जल वायु एवं मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। तो लगातार रासायनिक उर्वरक कीटनाशक के प्रयोग से दोस्तों हमारा मिट्टी का प्रदूषण भी हो रहा है, उत्पादकता में कमी भी आ रही है, जल भी प्रदूषित हो रहे हैं, वायु भी प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों जिसमें खाद्यान्न, अनाज, फल, साग सब्जियों में कीटनाशी अवशेष निर्धारित वैज्ञानिक मापदंड से अधिक होने के कारण मनुष्यों में दिन प्रतिदिन नवीन एवं लाइलाज बीमारी बढ़ रही है। अब उस कीटनाशक वाले, उस रासायनिक खाद वाले अनाज को जब अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कई लाइलाज बीमारी पनपने लगती है। ठीक ना, जो न केवल मानव सभ्यता के लिए अपितु पशुधन के लिए भी खतरनाक संकेत है। कृषि विभाग द्वारा विगत 10 वर्षों से राज्य के कृषकों के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य पोषित एवं केंद्र प्रवर्तित योजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनमानस को विष रहित खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। विष रहित, अब रासायनिक रहित और कीटनाशकों के जो खाद्यान्न हम ग्रहण करते हैं उसमें विष होता है जी एक प्रकार का। तो जैविक खेती से हमको विष रहित खाद्यान्न उपलब्ध होता है, विष रहित, एवं जलवायु एवं मिट्टी प्रदूषण को कम करना है। जैविक खेती करते हैं तो जलवायु प्रदूषण कम होता है, मिट्टी प्रदूषण कम होता है, बीमारी भी ज्यादा नहीं होता। ठीक, तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में जी जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 से केंद्र सरकार ने ध्यान दिया, 2014 से छत्तीसगढ़ सरकार ने ध्यान दिया, संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 5 जिलों में शुरू किया गया था। मतलब इन योजनाओं का दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में क्रियान्वयन किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था पूर्व में। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 5 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला के रूप में, अब हमारे छत्तीसगढ़ में 5 पूर्ण जैविक जिला है। 4 याद रखना है, पूरा बस्तर संभाग के 4 जिला, 1 रायपुर संभाग, 4 बस्तर संभाग के क्या क्या हो जाएंगे, तो सुकमा को पकड़ना है, सुकमा दंतेवाड़ा को पकड़ना है, दंतेवाड़ा में से स्पर्श करते हुए सुकमा जिला है, बीजापुर जिला है और नारायणपुर जिला है। तो देखिए
दक्षिण दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम में जाएंगे ना तो नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये 4 जिला और एक जिला रायपुर संभाग के गरियाबंद, ये पांचों के पांचों जिला जैविक जिला हैं जी। हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिला कितने हैं तो 5 एवं शेष 22 जिलों के, मतलब ये 27 जिलों के अनुसार मैं बात कर रहा हूं ना, अभी तो 33 जिला लेकिन डेटा है उस समय का, तो 27 जिलों के अकॉर्डिंग शेष 22 जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक जिला बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 जिला को पूर्ण जैविक जिला और शेष 22 जिलों के एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक ना। वर्षवार पीजीएस प्रमाणीकरण का रकबा एवं लाभान्वित कृषक की संख्या। ठीक, देखिए कृषकों को उनके जैविक उत्पाद एवं उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस हेतु इस योजना के अंतर्गत पीजीएस प्रणाली के माध्यम से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 वर्ष के रूपांतरण अवधि हेतु क्षेत्र का चयन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चयनित कुल रकबा एवं लाभान्वित कृषक संख्या का विवरण निम्नानुसार है। यदि दोस्तों पूछे कितने लाभान्वित कृषक है तो लाभान्वित कृषकों की संख्या पूछे इस योजना के तहत तो 2024-25 में 21,942 कृषक हैं। 21,942 कृषक क्या है लाभान्वित हुए हैं जी इस मिशन के तहत, दोनों प्रोग्राम के तहत। कितने रकबा को चयनित किया गया था, रकबा पूछ सकता है जैविक खेती क्षेत्र कितने हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है, कितने रकबा में 2024-25 में दोस्तों 12,200 हेक्टेयर, मतलब हेक्टेयर क्षेत्र में 12,200 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है। ठीक, ये दोनों डेटा को याद रखना है बस। ठीक, देखिए वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण एलएसी केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण कार्यक्रम भी संचालित है। तो वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण भी कार्यक्रम भी संचालित है, जिसके अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा के इतना हेक्टेयर 5,279 हेक्टेयर रकबा के 10,264 कृषकों का चयन कर योजना का संचालन वर्ष 2024-25 से किया जा रहा है। इसकी रूपांतरण अवधि भी 3 वर्ष है। इसके रूपांतरण अवधि पूछे तो 3 वर्ष आंसर लेना है। 3 वर्ष इसका रूपांतरण अवधि है जी। कितने कृषक है दंतेवाड़ा में लाभान्वित तो 10,264 इतना हेक्टेयर भूमि है। कौन सी योजना तो वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण कहाँ लागू है तो दंतेवाड़ा में लागू है। वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना का सफल क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है तो दंतेवाड़ा में हो रहा है। अब जैविक फसलें को पढ़ सकते हैं। जैविक फसलें ये याद होना चाहिए दोस्तों, जैविक फसलें क्या क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो राज्य में धान की सुगंधित किस्म, इन किस्म को पूछा जाता है। ये जैविक फसलें हैं, जैसे बासमती धान के किस्म है, बादशाह भोग धान के किस्म है, बा से बासमती, बा से बादशाह भोग, बा से बासमती, बा से बे, कहाँ बे तो बा से बे, बा से बासमती, बा से बादशाह भोग। ठीक, दुबराज, बा से दुबराज भी याद रखना है। दुबराज, पूसा सुगंध, जावा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल। तो फूल से याद रखना है, जीरा फूल, जावा फूल, जीरा फूल, जावा फूल, जीरा फूल, मोतीचूर के लड्डू, तुलसी मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, तिल कस्तूरी, ये सब धान के किस्म है, सुगंधित किस्म है ना। उसी प्रकार लघु एवं
लघु धान्य फसलें, मक्का एवं लघु धान्य फसलें, मक्का एवं लघु धान्य फसलें क्या क्या है? तो कोदो कुटकी रागी, कोदो कुटकी रागी, सांवा, कोसरा आदि। एवं दलहन में दलहन तिलहन फसलें में क्या क्या है? दलहन तिलहन फसलें में अरहर के दोस्तों LRG 41, उड़द PU 31, मूंग SML 668, कुल्थी तिल जैविक खेती की जा रही है। ये दोस्तों किस्म है जिसके तहत जैविक खेती की जा रही है। ठीक, ये सब किस्म है जी, वैरायटी है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 2015-16 से किया गया था। प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों के विकास, भू जल वर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए कुल राशि इतना है, 54,931 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है, जिसमें प्रदेश का 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक ना, स्वीकृत राशि को याद रखना है आपको। प्रस्तावित कितना है? तो इतना क्षेत्र प्रस्तावित है, यह याद रखना है। ठीक, अब रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, जिसे रेड कहा जाता है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको NMSA कहा जाता है, के घटक, इसका कंपोनेंट है ये रेड एरिया डेवलपमेंट। रेड का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। योजना के अंतर्गत 2023-24 एवं 24-25 में किए गए कार्यों की जानकारी निम्न अनुसार है। इतनी भौतिक राशि 2024-25 में इतना पूर्ति है, अब इतना राशि व्यय किया गया है। ठीक ना, ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में कृषकों के फसलों की बीमा हेतु, प्रदेश में कृषकों के फसलों, मान लो कि उसके फसल बाढ़ से कोई भी आपदा से खराब हो जाते हैं तो उसका बीमा होता है। तो फसलों की बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से संचालित की गई है। विगत 2 वर्षों की प्रगति निम्न अनुसार है। 2024 में बात करें दोस्तों, इतना ऋण था खरीफ में। ठीक है, ये अऋणी है और ये आपको जितना है इतना किया गया है। ठीक ना, ये डेटा नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि यंत्रीकरण पे बात करते हैं। कृषि यंत्रीकरण पे दोस्तों कल से बात करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया है, तो कल से बात करेंगे। ठीक ना, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।